हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में जो पूछे गए, जिनको आप कॉमन सेंस के बेस पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज सबको होता ही है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ी सी नॉलेज से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पूरी जानकारी जो आपको क्वेश्चंस में दे रखी है उसको आपको पता हो वो चीज़, ये जरूरी नहीं है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, इसको देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन इकोनॉमी के संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं जिनको आपको पढ़ना है। पहला क्या, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में तो आपने सुना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई के थ्रू मार्केट में लेके आती है। मार्केट में वो सिक्योरिटी लेके आएगी, कोई भी वो सिक्योरिटी को खरीद लेगा, उस पर 8% 7% जो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया वो उनको मिल जाता है 1 साल के बाद 2 साल के बाद, जो भी टर्म फिक्स किया गया है। तो मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इन्फ्लेशन है। यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो मार्केट से पैसा निकालना है अगर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है तो। लेकिन यहाँ पर बात क्या की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय करेगी तो क्या करेगी? वो अपना पैसा पब्लिक को देगी, और जब अपना पैसा पब्लिक को देगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो 1 है ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है। तो जब ये सही नहीं हो सकता है तो इसमें देखो जिसमें ये है वो सारे गलत हैं। तो ये वाला गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया, डी वाला गलत हो गया। आपका आंसर क्या निकल के आ गया? बी इज योर आंसर। तो कितना, अब ये थर्ड और सेकंड वाला जो है इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब पूरा आप पढ़ते हो देखते हो तो आपको लग रहा है कि कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा ये, बट कितना आसान है। ठीक है, इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस अपने देखते हैं कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसमें बात की गई है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। किसकी बात की गई है? इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड की बात की गई है। तो इसके बारे में तो सबको पता होगा कि ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता है, यानी कि पहले ही से फिक्स कर दिया जाता है कि भाई अगर इन्फ्लेशन इधर उधर हो तो उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो इतनी जानकारी आपको पता है, इतना बहुत है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग्स बाय वे ऑफ आईआईबी। भाई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, और जरूरत भी नहीं है इसको समझने की। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जो आईआईबीज होते हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। तो ये तो इसीलिए लाया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 है, ये आपको पता चल रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अनिश्चितता होती है इन्फ्लेशन को लेकर, मुद्रास्फीति को लेकर, उसीलिए तो ये लाए जाते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। तो ये वाला सही है। तो 2 जिसमें नहीं है उसको काट दो। तो 2 किसमें नहीं है? आपका 2 सी वाले पार्ट में नहीं है, तो आपने ये वाला हटा दिया। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। एक बात बताइए, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं ये कौन से सोशल सिक्योरिटी के लिए या सामाजिक कार्य के लिए, या ऐसा कोई कार्य जो बैंकों की स्थिति सुधारता हो या कोई ऐसा काम करता हो जिससे देश की भलाई हो रही हो? हालांकि जरूरी सब है, लेकिन इससे ऐसा कोई पर्टिकुलर काम तो नहीं हो रहा है ना, तो इसको भी इंटरेस्ट क्यों नहीं लगेगा? इस पर टैक्सेबल क्यों नहीं होगा? ये टैक्सेबल होता है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर ये भाई जो स्टेटमेंट जिसमें है आपका, ये वाला हमने रिमूव कर दिया था, ये वाला स्टेटमेंट जिसमें है उसको हटा दो, ये हटा दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है ऑप्शन ए, दैट इज 1 और 2। बिल्कुल कॉमन सेंस पे आधारित था। अब हमें ये 1 हमने सुना भी नहीं, पता भी नहीं, फिर भी हमने इसको सॉल्व कर लिया, और इसको सॉल्व करना काफी आसान भी था। तो हमारा करेक्ट कौन सा हुआ? ए पार्ट करेक्ट हुआ। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से इसको एक बार आप रीड करो, खुद से सॉल्व करो। अब आपने जब सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके वीडियो, तो अब देखो कैसे इसका आंसर निकलेगा। जो भी आपने निकाला फिर देखो सही है आपका कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। बस हमें इतना पता है कि रियल सेक्टर वो होता है जो हाउस होल्ड से जुड़ा हुआ होता है, मतलब जो हमारे घर होते हैं, रोजमर्रा के जो हमारी जिंदगी के काम होते हैं उनसे जुड़ा होता है रियल सेक्टर। तो रियल सेक्टर का इतना सा मतलब होता है। तो इनमें से कौन से हैं? उनमें से पहला फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। हाँ, हो सकता है ये भी फार्मर्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड से वो भी रिलेटेड हो सकता है। दूसरा टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। हाँ, ये भी एग्रीकल्चर से है, तो ये भी हो सकता है। अब कॉमर्स बट पता नहीं है कि नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट क्या है? थर्ड वाला पार्ट है हमारा अ कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। भाई कमर्शियल बैंक, ट्रेडिंग कंपनी, इससे हाउस होल्ड का क्या लेना देना है ना? डायरेक्टली नहीं, हमें बीरबल की खिचड़ी तो पकानी नहीं है कि भाई वो भी तो जाके फिर वो जब ट्रेड करेगा तो कोई चीज़ आएगी फिर घर में जाएगी। इतना बीरबल की खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का यही सीधा रूल है, जो आपको डायरेक्ट सीधा दिख रहा है उसको आपको टिक करना होता है।
ठीक है। तो ऑप्शन 3 का तो हाउस होल्ड से कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 तो हम हटा देंगे। ऑप्शन 3 अगर हमने हटाया तो हमारा ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 and 2 ओनली। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, तो ओवरसीज हो चाहे भाई हमारे घर के जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं उनकी बात होती है रियल सेक्टर में, तो ये भी कहीं भी इसमें नहीं हो सकता है। सो आवर आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप आराम से पढ़ो, पढ़ लिया आपने, सॉल्व भी कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें पहला दे रखा है, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। भाई कुछ पता नहीं है इसके बारे में, छोड़ो इसको अभी। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। ये एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है उसमें सीधा सीधा दे रखा होगा, जो भी तैयारी करता है यूपीएससी की तो उसने 11th क्लास की एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट उसमें सीधा सीधा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो कोर्ट ही तो देखते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही देखते हैं उन मामलों को, तो ये वाला सही है। तो 2 जिसमें नहीं है उसको हटा दो, तो 2 एक तो इसमें नहीं है और 2 किसमें नहीं है और 2 इसमें नहीं है, तो हमारा या तो हो सकता है 1 2 या फिर 1 2 4। ये वाला 3 वाला देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये भी हमें पता नहीं है डिफाइन करता है कि नहीं करता है। चलो हम ऑप्शन अपने 4 पे चलते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल ये भी आपका एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो आपका जुडिशरी वाला चैप्टर है उसमें, कि भाई जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो भी मामले होते हैं उनसे संबंधित लॉस को बनाएगा। तो हमारा 4 वाला भी होना चाहिए, 4 किसमें है, इसमें है। सो आवर आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि हमें जो मुश्किल चीज़ें इसमें दे रखी हैं, मुश्किल एक तो ये दे रखा है और एक मुश्किल ये दे रखा है, ये दोनों हमें पता नहीं है, उसके बाद भी हम अपने आंसर तक आराम से पहुँच पा रहे हैं केवल एनसीईआरटी के बेस पे। एनसीईआरटी के बेस पे हम आराम से आंसर अपना निकाल ले रहे हैं। तो कितना आसान होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो हमारे चांसेस प्रीलिम्स में बहुत कम हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है कि अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो हम इंसान, जो हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस जो करते हैं उनकी वजह से मेथेन और जो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, तो वो बतानी है। तो वो कौन सी क्रॉप की वजह से हो सकती है? तो CH4 के बारे में आपने सुना होगा, मेथेन के बारे में इतना तो सुना होगा, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनसे मेथेन निकलती है। आपने 6th क्लास 5th क्लास से आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसमें भाई ऐसी कोई चीज़ होगी जहाँ पर क्या होगी, कोई चीज़ सड़े गले, और कोई भी चीज़ सड़ेगी गलेगी कब, जब उसमें नमी होगी, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो कॉटन में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, शुगर केन में होती है, बट बराबर पानी नहीं भरा रहता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो राइस में होता है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी यूपीएससी के पेपर में कि यूपीएससी कुछ ऐसी हिंट्स, कुछ ऐसी लिंक्स छोड़ देता है कि क्वेश्चन जरूर बड़ा होगा आपका, लेकिन उसके बाद भी आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि चाहे वो किसी भी आपके कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज होती हैं उनमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। उनमें क्या है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनका कोई लिंक नहीं होता है और उनका आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके मार्क्स अगर लो आ रहे हैं किसी भी टेस्ट सीरीज में तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि जिनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जब इसके टेस्ट सॉल्व करता था, जैसे दृष्टि के हैं या विजन के हैं या किसी के भी हैं, तो उसमें मेरे 65 70 इतने मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जब एक्चुअल में ये वाला पेपर दिया तो इसमें इनसे लगभग डबल मार्क्स आए, दोगुने मार्क्स आए उन टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये यूपीएससी का पेपर है और यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाता है कि आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएं, बस थोड़ा आपको दिमाग को शांत रखना होता है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम आगे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने प्रीलिम्स के 2022 के, 2021 के, 20 के, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। सारी जानकारी आपको पता हो ये जरूरी नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।